हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। अब बात आती है कि मेंस आंसर राइटिंग कैसे किस तरीके से हम उत्तर के प्रारूप को डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि सबसे कहीं न कहीं सबसे जो महत्वपूर्ण पड़ाव है इस जर्नी का, वह है मेंस उत्तर लेखन। तो जो हमारी मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन है, किस प्रकार से करें, फ्लो चार्ट्स का कैसे यूज़ करें, कैसे मेन बॉडी, भूमिका और निष्कर्ष तक कैसे पहुँचें। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर आपके सामने, जिसमें आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि भारत की दो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं पूर्वी और पश्चिमी घाट विभिन्न दृष्टिकोणों से देश की जलवायु और कृषि पर प्रभाव डालती हैं। इस कथन का सविस्तार वर्णन करना है। पहले मैंने इसका कैसे आंसर लिखा, ये 200 शब्द में 12 अंक का क्वेश्चन था। तो चलिए फिर उस पर बातचीत करते हैं, मैंने किस प्रकार से इसका आंसर लिखा। देखिए यहाँ से शुरू होता है, तो आप देखेंगे किस तरीके से मैंने लिखा, वही थोड़ा सा बताने का मेरा प्रयास रहेगा। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि भारतीय जलवायु के निर्धारण में, ठीक है, पर्वत श्रृंखलाएं जैविक उत्प्रेरक और सहायक की भांति कार्य करते हैं। मैंने जैविक उत्प्रेरक लिखा था, ये जो चेकिंग की गई कॉपी, उन्होंने जैविक को काट दिया यहाँ से। तो यहाँ पे बना कि भारतीय जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो उत्प्रेरक और सहायक की भांति कार्य करती हैं, परिणाम स्वरूप कृषि व्यवस्थाएं प्रभावित होती हैं। तो यहाँ पे मुझे रिव्यू जो मिला है, तो भूमिका अच्छी लिखी है मेरे द्वारा। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, जब आपको भूमिका लिखना है तो ऐसा करना है कि जो क्वेश्चन की डिमांड है उसका पूरा स्वरूप या सारा आपकी भूमिका में ओवरऑल, मेरे हिसाब से आपका जो ये भूमिका होती है ना, इसमें आपका पूरा सार संग्रह इस भूमिका के माध्यम से दिखना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट भी है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें तो ये देखिए आगे मैंने फिर पश्चिमी घाट को डिनोट करने की कोशिश की है, ठीक है, कि पश्चिमी घाट। अब देखिए पश्चिमी घाट आपके सामने, पश्चिमी घाट के बारे में जैसे मैंने लिखा है कि ये भारत के पश्चिमी क्षेत्र में महाराष्ट्र से लेकर केरल तट तक विस्तृत है। हालांकि ये गुजरात के तट से ही शुरू हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है, और केरल तक विस्तृत है। ये जैव विविधता में संपन्न है। सहयात्री के नाम से हम लोग इसे जानते हैं, किस नाम से, सहयात्री के नाम से। तो ये वाला जो तट है, अगर आप देखें, मैं अगर भारत की बात करूँ, ये भारत है हमारा, तो ये वाला जो तट है ये पश्चिमी घाट है। जैव विविधता संपन्न इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो पर्वता के अभिमुख ढाल है, यहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसके बैक साइड में जो है वृष्टि छाया प्रदेश है। तो इसको मैंने डिनोट किया, आप देख रहे हैं अच्छे से, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया क्योंकि ज़्यादा स्कोप हमारे पास होता नहीं है, इतना ही स्कोप होता है कि हम उसे ही, उसके बाद चित्रात्मक प्रस्तुति के माध्यम से पश्चिमी घाट को ये मैंने दिखा दिया, आप देख पा रहे हैं। और भारत का मैप बना के इधर, क्योंकि जो पूर्वी श्रृंखला है वो बीच बीच में नदियों को द्वारा काट दी गई है, तो काट छाट की वजह से टूटी हुई है पूर्वी घाट श्रृंखला जो है, लेकिन ये लगातार है हमारी पश्चिमी घाट श्रृंखला। और अगर आपको थोड़ी कंपेयर भी करना तो आप दे सकते हैं कि जो पश्चिमी घाट की श्रृंखला है ये अपेक्षाकृत ऊंची है पूर्वी घाट की तुलना में, और लगातार है। लेकिन पूर्वी घाट बीच में से खंडों में टूटा हुआ है क्योंकि नदियों के द्वारा काट छाट दिया गया, और साथ ही पश्चिमी घाट की तुलना में यह अपेक्षाकृत कम ऊंचा है। ये मेन पॉइंट्स हो सकते हैं जो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वृष्टि छाया प्रदेश, देखिए यहाँ मैंने आपको वृष्टि छाया प्रदेश के बारे में भी दिखाया। ये अगर आप अच्छे से देखें तो ये वाला मैं एक बार आपको जूम करके अच्छे से मैं इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये वाला जो भाग है ना, ये वृष्टि छाया प्रदेश है, यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब आगे बातचीत करेंगे हम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मेरा जो रिमार्क दिया गया है कि चित्रात्मक प्रस्तुति के साथ विश्लेषण का प्रयास अच्छा है, ठीक है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा, आप देखेंगे यहाँ पे मेरे द्वारा जो पूर्वी घाट जो है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया, क्योंकि बहुत कम डिस्क्राइब करना है, आखिर आपको वर्ड लिमिट का भी ध्यान में रखना है, ठीक है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु क्षेत्र में स्थित है। ये बीच बीच में नदियों के द्वारा टूटी हुई है। ये आपको पता चल गया क्यों टूटी हुई, मैंने बता दिया, क्योंकि नदियाँ जो बहा कर आती हैं वो, इनका जो है ना मुहाना है यहाँ पे नदियों का। जैसे कृष्णा हो गई, गोदावरी होगी आपकी, ठीक है, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, इनका जो है यहाँ पे क्या है, बेसिन है, ओके, क्योंकि ये समुद्र में मिलती हैं, बे ऑफ बंगाल में जाकर जब गिरती हैं, ठीक है। आप देखेंगे प्रभाव, हम बातचीत करेंगे प्रभाव क्या है आखिर। तो प्रभाव पे देखिए जलवायु प्रभाव कैसे, पश्चिमी घाट का अगर मैं प्रभाव देखूं तो अधिक ऊंचाई के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा भारत के दक्षिणी राज्यों में प्रवेश नहीं कर पाती, जिसके कारण में वर्षा, तो दक्षिणी राज्य जो, अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं एक बार फिर से, देखिए इस तरीके से, तो ये हमारा इक्वेटर हो गया, तो यहाँ से जो मानसूनी पवनें उठेंगी इस तरीके से, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें, तो यहाँ हमारी कौन सी है, यहाँ हमारी है पश्चिमी घाट श्रृंखला है, पर्वत ऊंचे ऊंचे, तो इधर से ये बीच में यहाँ पे एंटर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जब ये एंटर नहीं कर पाएंगे तो इस वाले क्षेत्र में जो है आपका वर्षा नहीं होगी, तो ये यहाँ से जाके प्रवेश करेंगे, फिर तब भारत में वर्षा होगी। तो इसलिए भारत के उत्तरी राज्यों में वर्षा में सहायक होती हैं ये वाली, ठीक है,
इनको हम मैन भूमिका में कह सकते हैं। वहीं आप देखेंगे लेकिन इधर से टूटी हुई हैं तो अंदर से प्रवेश कर जाती हैं पूर्वी घाट से होकर, जो पवनें होती हैं, राइट। और वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। तो वृष्टि छाया क्षेत्र कहाँ बनेगा, थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं वृष्टि छाया क्षेत्र कहाँ बनेगा। तो ये जो हमारा होगा ना, ये अपना ये वाला क्षेत्र, इसके घाट के पीछे वाला, तो ये होगा वृष्टि छाया क्षेत्र, ठीक है। वहीं थोड़ा सा देखिए, अब मैंने पूर्वी घाट पर भी इधर बातचीत की है। तो पूर्वी घाट के लौटते हुए मानसूनी पवनों को इन घाटों में, जब मानसून पवनें लौट रही होंगी तो ऐसे बे ऑफ बंगाल से इधर से प्रवेश करेंगी, ठीक है। और जब प्रवेश करेंगी तो सीधी सी बात है, वहाँ पे वर्षा करेंगे। जैसे एक बार मैं आपको, ठीक है, एक बार दिखाता हूँ फिर से मैं बना के। ये हो गया हमारा। तो जैसे लौट रही होंगी, लौटती हुई तो ऐसे ऐसे करके यहाँ से इनसे अंदर प्रवेश करेंगे। इसीलिए तमिलनाडु के तट पे ना लौटते हुए मानसून से बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आप देखिए नेक्स्ट, ये पॉइंट आपने देख लिया। उसके बाद तापमान उच्च होने के कारण पवनों को उत्तर की ओर, ये पर्वत श्रृंखलाएं पवनों को, क्योंकि जहाँ पर स्थलखंड होता है, स्थलखंड का तापमान अधिक होता है जल के तुलना में। तो ये पवनों का जो तापमान, जब आप यहाँ पे जो तापमान आप जान रहे हैं कि जो ये हमारा पश्चिमी घाट है, यहाँ तापमान अधिक होगा तो ऊपर की साइड में तापमान कम। तो तापमान जो है प्रेशर का जो है विपरीत होता है, ठीक है। जहाँ तापमान कम होगा वहाँ प्रेशर अधिक होता है, तो इसलिए हवाओं को ऊपर की ओर धकेल देता है, ऊपर की ओर धकेल देता है। इसीलिए हमारे उत्तर राज्यों में वर्षा का कारण बनता है फिर ये, ठीक है। पश्चिमी घाट में पर्वतों के मुखी ढालों पर वर्षा होती है और उत्तर मानसूनी वर्षा में सहायक है, ठीक है। मेन भूमिका मैंने लिख दी है। उसके बाद में मध्य भारत में वर्षा में सहायक है। कम ढाल के कारण अधिकांश नदियाँ पूर्वी घाट की ओर प्रभावित होती हैं। तो प्रवाहित होने का मतलब उनका क्या है कि वो ढलान है ना, तीव्र ढलान तो नहीं है लेकिन मंद ढलान की वजह से, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो मुझे रिमार्क मिला है, इन्होंने जो रिमार्क दिया है चेकिंग में, वो आपके सामने है। इन्होंने लिखा है गुड, बहुत अच्छा, मतलब इनके हिसाब से है, ठीक है। चलिए, सभी बिंदु ना सारगर्भित हैं। जो मेन पॉइंट है वहीं, कृषि पर प्रभाव कैसे पड़ता है अब देखेंगे। कृषि पर अधिकांश उत्तर भारत की फसलें जो है मानसूनी फसलें होती हैं जो वर्षा पर निर्भर करती हैं। जैसे आप जानते हैं दोस्तों कि भारत की चाहे कोई भी फसल हो या नदियाँ जो हैं वो ज़्यादातर या तो मानसून आधारित नदियाँ हैं, और फसल भी इसी प्रकार हैं कि मानसून पर निर्भर रहती हैं ज़्यादातर फसलें। तो वर्षा होगी तो फसलें अच्छी होंगी, गेहूँ धान, इनके लिए हमें ठीक है पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसीलिए कृषि पर प्रभाव पड़ेगा। अगर वर्षा नहीं होगी तो कृषि पर सीधी सी बात है प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है। और जो हमारी 12 मासी नदियाँ, 12 महीने जो बहती हैं, वो नदियाँ अगर पानी नहीं मिलेगा तो उनसे हम सिंचाई नहीं कर पाएंगे उस मात्रा में। मानसूनी पवनें भारत में प्रवेश हेतु उत्तरदायी हैं, ठीक है। तीव्र ढाल के कारण दक्षिण नदियों में जल की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। क्या है, तीव्र ढाल के कारण दक्षिण भारत में नदियों में वर्षा की जल की मात्रा कम हो जाती है। इससे मत्स्य पालन, विद्युत, अब सीधी सी बात है, जब हमारा ना तो ताप विद्युत, ना ही जल विद्युत, और ना ही साथ साथ हम वो कर पाएंगे मत्स्य पालन या और कुछ जो जिसे हम ब्लू इकोनॉमी में ऐड कर सकते हैं, वो क्रियाविधि हमारी कहीं ना कहीं बाधित हो जाएंगे, ठीक है। वृष्टि छाया क्षेत्र जो है उसमें ऑलरेडी सूखा पड़ रहा है, तो वहाँ पर रहने वाला जो जीव जंतु हैं उनके नष्ट होने की संभावना बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी, राइट। थार के मरुस्थल, डेजर्ट और पश्चिमी घाट के पर्वतों के पीछे का भाग, यहाँ क्या जैव विविधता के नष्ट होने को खतरा पैदा हो जाएगा, ठीक है। मानसूनी पवनों पर प्रभाव कैसे पड़ेगा देखिए, पश्चिमी, इसके बाद देखिए आप, इन्होंने मुझे रिमार्क दिया है, वो इसका रिमार्क थोड़ा सा देख लीजिए आप एक बार। बिंदु व फ्लो चार्ट के रूप में उत्तर लेखन का प्रयास बहुत अच्छा इन्होंने मुझे बताया, ठीक है। विषय की अच्छी समझ है, आप सभी देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने निष्कर्ष दिया कि पश्चिमी एवं पूर्वी घाट पवनों के निर्माण को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में कृषि एवं जलवायु को एक जीवंत रूप प्रदान करते हैं। निष्कर्ष देखिए, मेरा निष्कर्ष जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। पश्चिमी एवं पूर्वी घाट मानसूनी पवनों के मार्ग को निर्धारित करने के साथ साथ भारत में कृषि एवं जलवायु को जीवंत रूप प्रदान करते हैं। अब क्वेश्चन में दिखाता हूँ, क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे किस पर पूछा था, और क्वेश्चन की मेन जो मैंने उसमें देखिए, भारत की दो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं पूर्वी पश्चिमी घाट के दृष्टिकोण से देश की जलवायु और कृषि पर प्रभाव डालती है, इस कथन का सविस्तार वर्णन किया। तो मैंने पूरा उसमें लास्ट में ला के मोटिव दिखा दिया कि न केवल ये वर्षा में सहायक है बल्कि जो हमारा कृषि का है या जो भी है उस पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है, वो मेरे निष्कर्ष में साफ साफ आप देख सकते हैं। यहाँ मुझे 3.5 नंबर मिले, बहुत अच्छी मार्किंग है, ठीक है। बहुत टफ मार्किंग किया जाता है जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं उनके द्वारा। यही अगर मेरा आंसर वहाँ पे इस टाइप का मैं लिख देता हूँ तो मुझे बहुत अच्छे 7 से 8 नंबर तक मिल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको बता दूं, इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं ये 1 घंटे में लिखने थे। आप देख रहे हैं ये 7 क्वेश्चन है, 1 घंटे में इनको लिखना होता है। आप भी ट्राई करें घर बैठ करके, ठीक है। दो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत की भूगर्भिक संरचना के दृष्टिकोण से भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन की प्रक्रिया को समझाएं कि भारतीय उपमहाद्वीप का कैसे कैसे विभाजन हुआ, ठीक है। और भूमि की गठन की संरचना से समझाना है इसको। अब देखिए मैंने किससे लिखा है इसको। उत्तर संख्या 2, भारत में अनेक प्रकार की सैलों से मिलकर, देखिए भारत में अनेक प्रकार की सैलों से मिलकर बना भारत,
जो इसके भौगोलिक स्वरूप के निर्धारण के साथ साथ उसमें उपस्थित संगठनों पर भी प्रभाव डालती है। देखिए मैंने सारगर्भित लिखा है, इसलिए गुट भूमिका सटीक है, मतलब क्यों जो हम लिखने जा रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट बात करें, इधर उधर की बात ना करें और पॉइंट टू पॉइंट लिखने की ही कोशिश करें और डायग्राम बनाएं, चित्रात्मक प्रस्तुति करें। बहुत अच्छा है कि भारत गोंडवाना का मुख्य भाग है जो पेंचे से पृथक होने के परिणाम स्वरूप सामने आया था। ठीक है, आप देख रहे हैं उसके बाद जो मैंने ये आप देख रहे हैं ये डायग्राम जो दिया ये मार्किंग है, ये प्लस मार्किंग है आपके लिए एग्जामिन। ठीक है, चित्रात्मक अच्छा रूप से विश्लेषण, देखिए आप रिमार्क भी आपके सामने है मेरे जो मुझे मिला है, राइट। उसके बाद आप देखेंगे अफ्रीका के मेडागास्कर से अलग होकर भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट निरंतर बढ़ती गई जो गोंडवाना लैंड का भाग थी। आप सभी जानते हैं कि अगर मैं बात करूँ ये हमारा था, ठीक है, पेंजिया पैंथालासा और तैतीस सागर बीच में बना थे, अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड दो भागों में टूट गया, आप सभी जानते हैं। तो नीचे वाला भाग का जो है ना वो है पार्ट भारत, राइट। चलिए ये यहाँ से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है समय समय पर, ओके। चलिए अब हम आगे चलते हैं थोड़ा, अब देखेंगे फिर मैंने क्या काम किया। विभाजन की दृष्टि से भारत में सेल संरचना मैंने दिखाया कि कौन कौन सी सेल संरचना भारत में पाई जाती है। तो आप देखेंगे आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, ठीक है, दक्कन ट्रैप, क्वार्टनरी और टर्सरी, ये इनका सीक्वेंस जो है प्री एग्ज़ाम में समय समय पर पूछ लिया जाता है, तो आप इसको ज़रूर एक बार देख लें, ठीक है। और देखिए कितने सटीक तरीके से क्वेश्चन को लिखने की कोशिश की गई है, मतलब इधर उधर की बात आपको नहीं लिखनी, पॉइंट टू पॉइंट लिखना, चीज़ों को ज़्यादा विस्तार अनावश्यक विस्तार से बचना है। यही फंडे होते हैं जो आपको अदर पर्सन से कहीं ना कहीं पॉजिटिव रखते हैं, ये पॉजिटिव, ठीक है। विभाजन प्रक्रिया के कारण क्या होता है, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेटों का आपसी अभिसरण, अभिसरण मतलब होता है, देखिए कि ये प्लेट है, कि ये प्लेट है, ये प्लेट इसकी तरफ आ रही है, ये प्लेट इसकी तरफ आ रही है, अब ये दोनों टकराएंगे, ठीक है, ओके। इसके बाद देखेंगे गोंडवाना लैंड के भाग होने के कारण धारवाड़ कुडप्पा क्रम की शैलों में पाए जाने वाले मध्य क्रम क्या आकर्षण बल, ठीक है, और उससे क्या कोयला वगैरह पाया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। नेक्स्ट देखें आगे, अब निष्कर्ष की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के मिलने के परिणामस्वरूप हिमालय पर्वत जैसे विशाल वलित पर्वत का निर्माण हुआ, ठीक है। हिमालय जैसे क्या हुआ, विशाल पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। तो आप देख रहे हैं हिमालय जैसे विशाल पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, ये आप सभी जानते हैं कि ये हमारी नीचे से गई है, ऊपर से यूरेशियन प्लेट है, ये भारतीय प्लेट, ठीक है। तो यहाँ बीच में जो था, जो अपशिष्ट थे वो उभर उठ गए हिमालय पर्वत के रूप में, और ये फाउंडेड माउंटेन है वलित पर्वत, ठीक है, हिमालय जो और नवीन वलित पर्वत, ठीक है। अब इसका निष्कर्ष देखिए आप एक बार, मैंने जो निष्कर्ष लिखने की कोशिश की है, भारतीय उपमहाद्वीप की विभाजन प्रक्रिया भौतिक गुणों के साथ साथ भौगोलिक परिस्थितियों का परिणाम है जो इसे अनोखा स्वरूप और जलवायविक परिस्थितियाँ प्रदान करता है। मेरा निष्कर्ष अच्छा है, निष्कर्ष को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए मुझे जो है यहाँ पर रिमार्क मिला है, यहाँ मुझे मिले हैं 3 नंबर। तो आप समझ रहे हैं किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की मैं सारे क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारत के भूगर्भिक विकास में क्रिस्टलाइज और प्लेट टेक्टोनिक्स का योगदान। देखिए क्रिस्टल का और प्लेट टेक्टोनिक का योगदान, अब हम आपको सामने चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर बातचीत करेंगे, ठीक है। तो ये रहा, शायद वो वाला क्वेश्चन नहीं लिखा, पहले 4 वाला लिखा, तो एक बार चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है आपको मैं वो रीड कर लीजिए। हिमालय पर्वत के मुख्य भूगर्भिक भागों का वर्णन करें और उनके पर्यावरणीय प्रभावों पर चर्चा करें, ठीक है। देखिए हिमालय पर्वत के मुख्य भागों पर चर्चा करने के लिए बात की गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए उत्तर संख्या 4 हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत को पहले निष्कर्ष देना है। हिमालय पर्वत दुनिया की सबसे ऊंची जो ऊंचा वलित पर्वत है जिसका निर्माण भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट के अभिसरण के फलस्वरूप हुआ है, ठीक है। भारत के उत्तर में स्थित भारत का सिरमौर शीर्ष, देखिए कितने यूनिक वर्ड्स का यूज किया गया, सिरमौर शीर्ष रक्षा कवच के रूप में हिमालय जो क्या है, हिमालय विद्यमान है जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर, आप जानते हैं ना K2, जो इसकी प्रसिद्धि का सर्वप्रमुख कारण है, ठीक है। आगे आप देखेंगे, देखिए आगे आपके सामने है, ये फिर से देखिए हिमालय के भागों का वर्णन अब मैंने करना है, तो इसके लिए मैंने किया डायग्राम का यूज़। ट्रांस हिमालय जो है 3 प्रमुख चोटियाँ इसमें देखिए, श्रेणियाँ काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये मैंने डायग्राम के माध्यम से दिखाया, ठीक है। इनकी विशेषता भी आप दे सकते हैं, इन्होंने मुझे रिमार्क किया, ठीक है। इधर आप देखें, यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से इस चीज़ को मैंने दर्शाने की कोशिश की, ये देखिए काराकोरम ट्रांस हिमालय, काराकोरम लद्दाख जास्कर, उसके बाद महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं चित्रात्मक प्रस्तुति, हर एक एग्जामिनर चाहे कोई भी हो, यहाँ जो चेक कॉपी की गई है ये सेलेक्टेड है ऑलरेडी, तो इन्होंने इसको बहुत अच्छा पाया, राइट।
अब थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। ग्रेट हिमालय पर्वत, ठीक है, दी मैंने, ये ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है ईरा, ठीक है, जम्मू कश्मीर से आरंभ होकर और पूर्व तक विस्तृत है, पूर्व मतलब अरुणाचल प्रदेश के इधर तक, ठीक है। अब आगे चलेंगे, आप देखेंगे थोड़ा सा मैंने चोटियों को एक्सप्लेन किया, महान हिमालय की चोटी किस प्रकार से है। अगर आप इस तरीके से फैक्चुअल नॉलेज वहाँ देते हैं तो ये आपका जो है ना प्लस मार्किंग, क्या होता है, प्लस मार्किंग कराने के लिए लाभदायक होगा। देखिए, नंगा पर्वत, नंदा देवी, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, मसालू, मकालू, नामचा पर्वत, ये क्या एडिशनल नॉलेज है जो कहीं ना कहीं अदर जो कैंडिडेट है उनकी तुलना में आपको थोड़ा ये वेटेज देगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे मध्य हिमालय, मध्य हिमालय को एक्सप्लेन किया है, इसकी चोटियों में, ठीक है, पीर पंचाल, शिवालिक को, फिर सबसे दक्षिण जो महाभारत, नागटिबा, चूड़िया, मूरिया, नपना डाल से, ठीक है। अब देखिए पर्यावरण पर कैसे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा ना चीज़ों का लिखते टाइम ना ये भी मेंशन करना है कि आप जो लिख रहे हैं ना उसका वेटेज ठीक होना चाहिए, जितना वर्ड लिमिट है उसको भी ध्यान में रखना है। तो अपने हिसाब से जो क्वेश्चन है मेरे, अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है ना उसको 3 राउंड फिगर में तोड़िए, ठीक है। सबसे पहले भूमिका, उसके बाद मेन बॉडी और उसके बाद निष्कर्ष। भूमिका के लिए आप 20 वर्ड रख लीजिए और 20 वर्ड आप निष्कर्ष के लिए लिखिए, और बाकी 20 और 20 40 हो गए, और 200 में से आपके 160 शब्द बचते हैं, ये आपके होंगे मेन बॉडी के लिए। अब मेन बॉडी में भी आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको डिवाइड करना, मान लीजिए उसमें 2 बातें पूछ ली हैं, जैसे इसमें हिमालय का विभाजन आपको दिखाना था और साथ में पर्यावरण पर प्रभाव। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 2 भागों में डिवाइड करूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे, जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा कर करके दिखाता हूँ, एक बार रुकिए ज़रा। तो 2 भागों में आपको डिवाइड करना है, राइट। 2 भागों में जैसे आप डिवाइड कर लेंगे तो पर्यावरण पर प्रभाव और एक तरफ होगा आपका हिमालय, तो दोनों को बराबर बराबर वेटेज दीजिए। दैट मीन्स 120 है ना आपका, तो आप कर लीजिए इनको 70 कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका एकदम फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपको करना जरूरी होता है। यहाँ देखिए अन्य बिंदु, जैव विविधता इत्यादि को यहाँ पे मेंशन करना था, CO2 का अवशोषण, तापमान संतुलन, क्योंकि जो भी चेक करते हैं ना वो थोड़ा रिमार्क और अपने हिसाब से जो बेहतर पॉइंट होते हैं उनको बताते हैं। आगे देखिए, हिमालय भारत का प्राकृतिक रक्षक और मानसूनी वर्षा के सहायक की भांति कार्य करता है, ठीक है। बेहतर बनाए इनपुट रक्षा प्रदान का, हालांकि मुझे भी लगता है थोड़ा और बेहतर बनाया जा सकता था, लेकिन 1 घंटे में लिखना होता है चीज़ों को, वहाँ जो चीज़ें जल्दी से याद आ जाएँ बस आप वही लिख पाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो दर्रों से रिलेटेड था, ठीक है, कि दर्रे से आप क्या समझते हैं और इनका मुख्य योगदान बताना था, किस प्रकार से आप देखते हैं। देखिए दर्रे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वे संकरे मार्ग होते हैं जो 2 पर्वतों पहाड़ियों के मध्य आवागमन मतलब आने जाने, युद्ध, आवास और प्रवास में मुख्य भूमिका निभाते हैं। बहुत अच्छा मैंने लिखा है ये निष्कर्ष, ठीक है। एंड टाइम पे याद आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप वहाँ पे अपनी डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन बना दीजिए एकदम, ठीक है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं मैंने उनको दिखाने का कोशिश किया, आप भी देख सकते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं, काराकोरम दर्रा मैंने अलग से भी दिखाया, ठीक है। हिमाचल में रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा, उत्तराखंड में माना, नितेला, लिपुलेख, और सिक्किम में जलेबला, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में बॉमडिला, प्रमुख नदियों का क्षेत्र, ठीक है, थालघाट, बोरघाट, पालघाट। तो ये आप दर्शा सकते हैं, ठीक है। ये एडिशनल पॉइंट हो गए जो कहीं ना कहीं आपको वेटेज दिलाएंगे अदर स्टूडेंट की तुलना में। आगे देखेंगे जलवायु पर प्रभाव कैसे पड़ता है। दर्रे आवागमन की श्रेणी में मानसूनी पवनों के लिए एक मार्ग प्रदान करते हैं, जिसमें जो हवाएं हैं ना वो प्रवेश कर वर्षा करती हैं, और मौसम की अपेक्षा क्या है, जहाँ पर दर्रे होते हैं ना वहाँ पर उन्हें क्या करती हैं, मौसम को आसान बना देती हैं, सुहावना। दर्रों की विशेषता बताते हुए एग्ज़ाम भी मतलब इन्होंने बोला है कि एग्जाम्पल भी शामिल करें, तो वो करने की कोशिश करेंगे आगे, ठीक है। कृषि पर प्रभाव कैसे पड़ता है, देखिए अब कृषि पर प्रभाव ये आपके सामने ये रहा। दर्रे कृषि पर प्रभाव डालते हैं, जलवायु परिस्थितियाँ बदल देते हैं, वर्षा होगी तो सीधी सी बातें बदल जाएंगी, राइट। फसलों में व्यापार, ठीक है, फसलों में अगर मान लो फसल उत्पादन अच्छा हो गया, अब हमें उसका व्यापार करना है, ठीक है। उसके लिए अवसंरचना जो आप कहते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करते हैं ये आने जाने के लिए, सिंचाई है तो बेहतर मार्ग भी प्रदान करते हैं, ठीक है। वाणिज्य गतिविधियों पर प्रभाव, देखिए हर एक मेंशन जो क्वेश्चन में वर्ड है ना स्पेशल उनको हर एक को मेंशन करना है आपने, ठीक है। क्या है, दर्रे गतिविधियों के आधार की भूमिका कार्य करते हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं। और आप देखिए इस क्वेश्चन पे मुझे अब तक का सबसे ज़्यादा मार्क्स दिया है, ठीक है, क्योंकि देखो निष्कर्ष भी अगर आप देखें थोड़ा सा, दर्रे व्यापार एवं वाणिज्य के वे आधार बिंदु हैं जिसे देश की प्रगति के मार्ग के साथ साथ देश की सामरिक सुरक्षा के मार्ग सुनिश्चित होते हैं, ठीक है। निष्कर्ष गुड, बहुत अच्छा, आप देख रहे हैं ना, 4 नंबर मुझे दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आप देख नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 6 नंबर, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन कौन सा है,
ठीक है, थोड़ा सा ऐसे चीज़ों को स्किप नहीं करना है मैं, मुझे थोड़ा आपको सारे दिखाना है एक बार। ठीक है, चलिए ये रहा 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर ये है, प्रायद्वीप पठार भारत के सबसे पुराने और स्थिर भूभागों में से एक है। प्रायद्वीप पठार के फैलाव और इसके विभिन्न स्थलाकृतिक रूपों पर चर्चा करनी है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आपको इस क्वेश्चन पर लेकर के। तो ये क्वेश्चन होगा हमारा, ठीक है, ये आ गया। प्रायद्वीप उन भागों को कहा जाता है जो जल से तीन ओर से घिरे होते हैं। अब देखिए कितना अच्छा मैंने इसको लिखा है, आप देखेंगे थोड़ा सा, देखिए देखिए प्रायद्वीप उन भागों को कहा जाता है जो जल से तीन ओर से घिरे हैं। ठीक है, और प्रायद्वीप अपेक्षाकृत ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं। प्रायद्वीप पठार आप देख रहे हैं, विस्तार, और फिर इसके बाद मैंने प्रायद्वीप भारत के जो पठार हैं उनको सबको दिखाया थोड़ा सा। लेकिन यहाँ विशेष रिमार्क किया गया है कि हम लोगों को क्या करना था, थोड़ा सा ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए कि प्रायद्वीप पठार की विशेषताओं पर भी चर्चा करनी थी, जैसे ऊंचे पहाड़ हैं, पठारी समतल क्षेत्र, चपटे हैं, नीलगिरी, अन्नामलाई, मतलब कुल मिला के उनको भी बताना था थोड़ा सा, इसलिए हमें यहाँ मिला 3.5 नंबर। ठीक है, ये पेपर जो है 2 बार स्कैन हो गया मुझे लग रहा है। ठीक है, इसके बाद अब देखिए उस जो मैंने ये सब लिखा ना, ये मालवा पठार, तेलंगाना पठार, दक्कन पठार, इनको मैंने अब मैप का भी आपको यूज़ करना है, भरपूर यूज़ करना है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ठीक है, और ज्योग्राफी में तो स्पेशल करना है। ठीक है, मैंने इनको देखियो मैप पे ड्रॉ किया है, फिर उनकी दक्कन के पठार की क्या विशेषता है, देखो चित्रात्मक प्रस्तुति अच्छी है, हर जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा, सभी बिंदु समाहित हैं। एग्जाम में जितना होना चाहिए, ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी है, पॉइंट टू पॉइंट लिखनी है, 4-5 वर्ड में आपका 1 पॉइंट हो जाना चाहिए। छोटा नागपुर प्लेटो आप देख सकते हैं, दक्कन के पठार के उत्तर में स्थित है, विंध्य पठार के दक्षिण में, मध्य में, ये सब बेसाल्टिक चट्टानों से बना है, गोंडवाना क्रम की सेलों से निर्मित है, कोयला के भंडार से, इस तरीके से प्रयास अच्छा है। उसके बाद निष्कर्ष, पठार पर्वतों का अपरदित रूप कहे जा सकते हैं, क्योंकि पठार जो होते हैं ना वो ऊंचे नहीं होते हैं, अपेक्षाकृत कम ऊंचे होते हैं पर्वतों की तुलना में। उनका जो ऊपर वाला जो सिरा होता है ना, राइट, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, जो ये है ना इस तरीके से होता है, चपटा होता है प्लेन, और पहाड़ जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अब। अच्छा है, इन्होंने जो रिमार्क दिया है क्या अच्छा आपके सामने है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर नंबर 7 द्वीप पर था कि द्वीप से आप क्या समझते हैं। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा मैं स्पेशल कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा उम्मीद है आप लोग ज़रूर देखेंगे। देखिए 7 नंबर देखिए, उत्तर संख्या 7, द्वीप भूमि का ऐसा भूखंड होता है जो चारों ओर से जल से हमेशा घिरे रहते हैं। भारत में द्वीपों का विस्तार कुछ इस प्रकार है। अगर आपको लग रहा है ना कि आपको कुछ याद नहीं आ रहा, तो उसकी डेफिनेशन दीजिए वर्ड की और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, प्रयास अच्छा है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने मुझे भी डेफिनेशन जो है अपना दिया है, वो क्या है, द्वीप क्या है, इनका डेफिनेशन अगर मैं बताऊं, द्वीप जहाँ इको ये इको टूरिज्म को बढ़ा, हाँ ये रहा ना, द्वीप जहाँ इको टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं, वहीं ये क्या है, जलाशय और पर्यावरण संतुलन को भी बनाए रखते हैं। अच्छी डेफिनेशन है ये भी, आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखिए मैंने जो भारत का मैप के माध्यम से अब इम्पोर्टेंट द्वीप जो भी हैं उनको दिखाने की कोशिश की, जैसे सालसेट द्वीप मुंबई, ठीक है, लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप, पंबन द्वीप, ठीक है, भारत श्रीलंका के बीच में है, निकोबार द्वीप, 10 डिग्री, अंडमान द्वीप, व्हीलर द्वीप जहाँ से हम लोग परीक्षण करते हैं। ठीक है, इसरो हमारा लगातार परीक्षण करता है। उसके बाद माजुली द्वीप, असम, ब्रह्मपुत्र नदियों बनाती हैं। सारे महत्वपूर्ण द्वीप दर्शाए गए हैं। अच्छी बात है, देखिए इन्होंने यहाँ पर रिमार्क कर दिया है। बहुत अच्छे तरीके से कॉपियाँ चेक की जाती हैं और हम लोगों को अच्छे से गाइड भी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे अंडमान द्वीप, इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया कि अंडमान के 4 पार्ट होते हैं। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, यहाँ से पीटी का क्वेश्चन है। ठीक है, पीटी के क्वेश्चन का फैक्ट आप इस तरीके से देखिए, किस तरीके से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और इससे क्या है ना, जैसे अगर आप फैक्ट यूज़ करते हैं ना, एक तो सही फैक्ट होना चाहिए आपका, तो आपके जो मार्किंग लेवल है ना अदर स्टूडेंट की तुलना में प्लस प्लस होने वाला है, राइट। यहाँ काला पानी की झील है, वो मैंने बता दिया थोड़ा सा, पंबन द्वीप, लक्षद्वीप, सालसेट द्वीप, द्वीपों का महत्व हमारे जीवन में क्या हो सकता है, अब ये बता दिया। देखिए कहीं ना कहीं जो हम लक्षद्वीप हैं वो किससे बना हुआ है, बताइए आप लोग, आप सभी जानते हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ कोरल रीफ है ना, ऐसे ही हमारा लक्षद्वीप जो कोरल से निर्मित है। तो वो जो हमारा पर्यटन है ना, क्या है, जो हमारा पर्यटन है, पर्यटन का आकर्षक केंद्र है, मुख्य केंद्र है। ठीक है, इसी वजह से लक्षद्वीप लोग जाते हैं।
ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के आर्थिक रूप से भागीदार बनेगा। लक्षद्वीप मूंगा चट्टानी कोरल को कहते हैं। और कहीं ना कहीं द्वीप जो होते हैं हमारे किस लिए, अनुसंधान के लिए, मतलब जो हम प्रेक्षण करते हैं ना, कोई भी व्हीलर द्वीप, उड़ीसा, APJ अब्दुल कलाम, श्रीहरिकोटा, ये सब क्या है, ये अपने आप में जो भी हमारी अंतरिक्ष संस्थाएं हैं, वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, वो यहाँ से टाइम टू टाइम रॉकेट लॉन्च करती हैं, अपने सैटेलाइट लॉन्च करती हैं। आर्थिक गतिविधियों के केंद्र क्यों होते हैं, मत्स्य पालन यहाँ पे किया जा सकता है इजीली। ठीक है। बिंदुवार व हेडिंग के साथ लिखने का प्रयास करें तो बेहतर होगा, जैसे राजनीतिक महत्व, आर्थिक महत्व, ये अच्छा इन्होंने गाइड किया है। जैसे मैंने इनको लिखा तो थोड़ा इस वे में लिखते हैं तो और ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता था मेरे हिसाब से भी। ठीक है। इसके बाद 3 नंबर दिए हैं, लिखिए आगे। देखिए निष्कर्ष को मैंने किस टाइप से लिखा है कि किसी देश की आर्थिक प्रगति की कुंजी के साथ साथ तकनीकी विकास एवं सुरक्षा के भी मानक होते हैं, जो भविष्य में देश की सुरक्षा संबंधी क्या करते हैं, सुरक्षा संबंधी उपकरणों के परीक्षण एवं टेस्ट हेतु स्थान उपलब्ध कराते हैं। देखिए कितना सार गर्भित मैंने यहाँ पे लिखा है इस, आप देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन को। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वो जो मैंने छोड़ दिया था पहले कि भूगर्भिक से क्या समझते हैं, भारत के प्रमुख द्वीपों का भौगोलिक विवरण देना था। ठीक है। आप देख सकते हैं इसको, कितना अच्छा डायग्राम मैंने बनाया। क्योंकि भारत में अगर आप बात करें तो पहले मैं अब थोड़ा सा, आप इसका ये पढ़ लीजिए। ठीक है। एक बार देखिए, चलिए देखिए आप इसको देखिए। अब आपके सामने ये रहा, भूगर्भिक विकास से तात्पर्य भौतिक क्रियाओं से है जो भूमि के अंदर संपन्न होती हैं, जिससे परिणाम स्वरूप प्लेटों में हलचल पैदा होती है। उसके बाद मैंने आपको दी भारत के भूगर्भिक भागों में आप देखेंगे पर्वत भी हैं, पठार भी हैं, पहाड़ मैदान, और अंदर वाली चट्टानों का भी आप इसमें देंगे। आगे चल के आप देखेंगे क्वेश्चन में पर्वत क्या होते हैं। ठीक है। उसके बाद प्लेटों का मैंने थोड़ा सा विवरण दिया था मेरे अनुसार। प्लेट, ठीक है, यूरेशियन प्लेट, भारतीय प्लेट, उनकी गति दर्शाई थी डायग्राम के माध्यम से, उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया। क्योंकि वर्ड लिमिट भी स्पेशल ध्यान में रखना है। विश्लेषणात्मक रूप से भी प्रस्तुत करें, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट दोनों लिखने होते हैं विश्लेषण में। ठीक है। निष्कर्ष जो है इन्होंने मुझे ठीक बताया, मैदान, पर्वत, पहाड़ और पठार भूगर्भिक क्रियाओं और बाह्य कारकों का परिणाम है। भारत के भौगोलिक स्वरूप निर्धारण में इनकी अहम भूमिका होती है। देख रहे हैं, अच्छा निष्कर्ष लिखा है, निष्कर्ष ठीक है। तो ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर, अपना ख्याल रखें।